तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू रेप्लिकॉन एकेडमी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम्स आज हम मिल रहे हैं बिकॉज बीच में एग्ज़ाम वगैरह हो रहे थे बहुत सारे, तो उनमें हम भी लग गए थे और फाइनली आज हम आपके बीच में हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मेरा नाम तुलसाराम है। आई एम ए 3 times GRF क्वालिफाइड, इंक्लूड गेट एक्सल, IIT JEM, CUT PG, बहुत सारे एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल के हैं वो मैंने क्रैक कर रखे हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपको किस तरीके से कैसा मटेरियल प्रोवाइड होगा। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपकी RPSC फर्स्ट ग्रेड की जूलॉजी के बारे में हम बात करेंगे और कंप्लीटली जूलॉजी आपको मैं पढ़ा दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। बस आपको एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है कि सर मुझे ये वाली चीज़, इसकी हेल्प चाहिए, आप मुझे बोल देना, आपको सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको ट्रस्ट रखना है और ये मेरी गारंटी है कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें आप डिसक्वालीफाइड नहीं होंगे। क्योंकि आजकल आपने पैटर्न देखा होगा RPSC का कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपना सब्जेक्ट जीके हो जाता है तो पेपर में रह जाते हैं, पेपर हो जाता है तो जीके में रह जाते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप टेंशन फ्री रहिए, आपको ऑथेंटिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैं अपने आप पढ़ लूंगा। आपको उन बुक से क्या प्रोवाइड करवाना है, क्या सेलेक्ट करना है, वो मेरा काम है, वो मैं सेलेक्ट कर दूंगा, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर देंगे एंड देन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेंशन फ्री रहिए। और मेरे पढ़ाने का तरीका रहेगा बाइलिंगुअल। मैं आपको हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और प्लस इंग्लिश में भी, यानी अपना बाइलिंगुअल रहेगा ताकि आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आए। और आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम में बहुत प्रॉब्लम रहती है कि वो इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते। इस वजह से आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। और आज ही हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो सबसे टफेस्ट, जो आपका सबसे टफ पार्ट होता है ना, क्लासिफिकेशन, उसके बारे में आज। और मैं इतना इजी बना दूंगा आपका क्लासिफिकेशन, ऐसे बोलेंगे यार सर हमने सोचा ही नहीं था कि क्लासिफिकेशन ऐसे भी पढ़ाया जाता है। आप निश्चिंत रहिए, जो चीज मैं बता दूंगा, जहां याद नहीं होता मैं ट्रिक बता दूंगा, जहां पे दिक्कत आएगी मैं आपको किसी भी तरीके से याद कैसे करवाना है मैं करवा दूंगा। आप बस ये है कि आपको रेगुलरिटी रखनी है, नियमितता रखनी है और पढ़ाई करते रहना है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। जितना भी सिलेबस है आपका जूलॉजी का कंप्लीटली मैं करवा दूंगा। आप टेंशन फ्री होके बस आपको पढ़ना है, ट्रस्ट रखना है कि हाँ सर आपने बोल दिया, हमने कर लिया। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए तो अपने को क्या करना है, मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम का, उसके ऊपर आपको ज्वाइन करना है और वहां ज्वाइन होने के बाद में कि वहां आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डालना है कि सर ये वाली दिक्कत आ रही है, आई कैन हेल्प। आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल फ्री माइंड होके पढ़ना। जब आपका जून का एग्जाम हो जाएगा ना, तब आप बोलेंगे यार सर सच में है ना, मतलब आपने जो पढ़ाया ना उससे इतने सारे क्वेश्चन आ गए। 70% क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूं अभी कि सीधे आपको नोट से मिल जाएंगे, चाहे RPSC कितना भी डीप जाए, क्योंकि मैं बहुत डीप जाने वाला हूं। आपको ये अभी भी बोल रहा हूं, तुम ये मत सोचना कि भाई टैक्सोनॉमी है। आज हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में, टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी। तो आप ये मत सोचना कि वर्गीकी केवल थोड़ी बहुत ही पढ़ा देंगे सर, मतलब ठीक है हाँ कि एक बायोलॉजी की ब्रांच है, उसमें पहचान की जाती है जीवों की सबसे पहले, फिर उसका नामकरण किया जाता है, फिर वर्गीकरण करके और फ्री कर दिया। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत डीप जाने वाला हूँ और मैं डीप जाऊंगा मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा।
और क्योंकि है ना ऐसे हैं कि अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वो चीजें, उन चीजों में मैं डीप जाऊंगा जहां पे तुम्हें हेल्प हो, जहां पे तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओ, राइट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के लिए हमने बहुत सारी बातें कर ली, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपके दोस्त हैं जो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, लेवल असिस्टेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर जूलॉजी सब्जेक्ट है, उनको भी शेयर करिए कि भाई हाँ, यहाँ से अच्छा कंटेंट मिल सकता है, यहाँ पे अच्छा मटेरियल। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको चैनल इसलिए सब्सक्राइब करना है कि भाई हाँ यार, नहीं। अगर एक आप क्लास देखना, उसके बाद में उस क्लास की क्वालिटी चेक करना, उसके बाद में उस क्लास के अंदर, उस टॉपिक के अंदर आप क्वेश्चंस को देखना जो 2025 में आए हैं, उससे पहले आए हैं, प्रीवियस पीवाईक्यू देखना। तब आपको इस क्लास की क्वालिटी पता लगेगी कि वास्तव में जो क्लास ले रहे हैं उसमें क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कभी भी ऐसे हवा में बातें नहीं करता हूं। मैं केवल और केवल मेरे पास जितना नॉलेज है उसको मैं देने की कोशिश करता हूं, और मैं एक एज ए स्टूडेंट की तरह ही अभी भी सीख रहा हूं। जैसे आप कुछ चीजें बताओगे कि सर ये वाली चीज नई है, तो अगर मुझे लगेगा हाँ वास्तव में ये नई है, तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ भाई ये वाली चीज है और ये आपने मुझे बताई थी। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जहां पे भी नई चीज भी मिले तो वो भी मुझे फॉरवर्ड करना है, ताकि मुझे भी पता लगे हाँ भाई ये वाली चीज भी है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और फ्री माइंड होकर के आपको पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले तो देखो, अब हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, टैक्सोनॉमी। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। बेसिक बेसिक जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रहे। बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया था, लेमार्क ने। आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, लेमार्क ने दिया था सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा गया है बार बार। हालांकि टैक्सोनॉमी से मतलब नहीं है इसका, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो बायोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हम क्या कर देंगे, चलो इसको हटा देते हैं और इसको मैं एक साइड लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। यहां से लिख देता हूं ना, लेमार्क। बायोलॉजी शब्द, ओके डन। तो हम पढ़ने क्या वाले थे, टैक्सोनॉमी। इसको बोलते हैं वर्गीकी। चलिए, बेसिकली टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी है वो एक विज्ञान की शाखा है। टैक्सोनॉमी क्या है, विज्ञान की शाखा है। और टैक्सोनॉमी में हम करते क्या है, देखो, टैक्सोनॉमी है वो एक साइंस है, उसकी शाखा है। और टैक्सोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है, जीवों का, सबसे पहले जीवों की पहचान की जाती है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले करते हैं जीवों का पहचान। देखो, टैक्सोनॉमी में हमें करना है सबसे पहले जीव का पहचान करनी है, उसके बाद में उसका नामकरण करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसकी परिभाषा, लिख देना कि हिंदी में ही लिख देते हैं ना, यह विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण
और क्या किया जाता है? वर्गीकरण। जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, नियमों व सिद्धांतों के साथ किया जाता है। किया जाता है। तो बेसिकली इसमें है क्या? देखो, ये है आपका टैक्सोनॉमी, दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हो क्या रहा है? पेन को चेंज कर देता हूं मैं, ना। ओके, डन। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्लस सबसे पहले जीवों की पहचान की, उसके बाद में उसका नामकरण कर दिया, यानी नोमेनक्लेचर। उसके बाद में क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया, तो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले जीवों का पहचान करना जरूरी है हमें। पहचान करने के बाद में उसका नामकरण कर दिया, एंड देन अपन ने क्या कर दिया? उसका वर्गीकरण। और किसकी हेल्प से? तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? लॉ एंड प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांत। सिद्धांतों और नियमों की हेल्प से जीवों का पहचान करना, वर्गीकरण करना और उसका नामकरण करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। ध्यान में रहेगा, टैक्सोनॉमी क्या है? जीवों की पहचान करना, पहचान के बाद में उसका नामकरण कर दिया, नामकरण करने के बाद में उसका वर्गीकरण करना है। तो ये हो गया आपका टैक्सोनॉमी। अब आपको ध्यान रखना है कि टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले किसने दिया? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? एपी डे कैंडोल। एपी डे कैंडोल। एपी डे कैंडोल ने सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म दिया था। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि टैक्सोनॉमी है, वो वर्ड आया कहां से है? तो टैक्सोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड। ये कैसा है? ग्रीक वर्ड है। टैक्सोनॉमी क्या है? ग्रीक वर्ड। और टैक्सोनॉमी है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है टैक्सिस और दूसरा होता है नॉमस। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और नॉमस का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब, किसका फोन आ गया भाई? दे अच्छा, एक मिनट, बाद में करते हैं। देखो, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसका करना है? अपने को जीवों का करना है। क्यों? क्योंकि यही वाली, अगर इस शब्द का मतलब अरेंजमेंट है तो इसको हम परिभाषा में भी तो इंक्लूड करेंगे। तो अरेंजमेंट किसका कर रहे हैं? कि जीवों का। कैसे कर रहे हैं? कि जीवों की सबसे पहले पहचान करी, उसके बाद नामकरण किया, फिर उसका वर्गीकरण कर दिया। तो ये क्या है? इसका अरेंजमेंट हुआ ना। अब इसी अरेंजमेंट को किन की हेल्प से कर रहे हैं? नियम और सिद्धांत। तो नॉमस का मतलब, इसका मीनिंग क्या हो गया? लो। राइट। बस इस स्लाइड को आपको लिख देना है, लिख लीजिएगा कि आपको ध्यान रखना है टैक्सोनॉमी है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विथ कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। और
with help of laws and principles, that means called as टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी है वो सबसे पहले टर्म किसने दिया था? एपी कैंडोल ने। और टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है, एक टैक्सोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक टैक्सिस और दूसरा क्या हो गया? नॉमस। टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट और नॉमस मतलब लॉज। ओके, डन हो गया आपका। चलिए लिख लिए, पहले मैं सेकंड स्लाइड पे चलता हूं फिर। आई थिंक हो गया होगा ना। चलो थोड़ी एक और चीज लिख देता हूं ना। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं मैं, दिख तो रहा होगा ना। चलो एक चीज आपको ध्यान रखनी है नोट करके कि फर्स्ट स्टेप सॉरी यही ऐसे ही लिख देते हैं, आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक क्या होता है वो अभी मैं समझाऊंगा। सिस्टेमेटिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको क्या करना है? इंपॉर्टेंट डाल देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि किसी भी जीव को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहला जो पद होगा वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पे ये भी लिख देते ना, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान। क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स क्या है वो अभी समझाएंगे आपको। लिख लिया? आगे करते हैं हम लोग अभी, है ना। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे सिस्टेमेटिक्स। अब सिस्टेमेटिक्स क्या होता है उसके बारे में जाने। देखो, जब टैक्सोनॉमी के साथ में जीवों की विविधता को जोड़ दिया जाता है, जीवों के एडेप्टेशन को जोड़ दिया जाता है, जीवों के जातिवर्तीय वर्गीकरण, जातिवर्तीय विविधता को जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक्स। लेकिन इससे पहले हम सिस्टेमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि सिस्टेमेटिक है वो टर्म किसने दिया, सिस्टेमेटिक शब्द आया कहां से। तो सिस्टेमेटिक्स टर्म है, तो सबसे पहले सिस्टेमेटिक्स टर्म है वो किसने दिया था? सिस्टेमेटिक्स शब्द। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रहे, मैं ऐसे ही नहीं लिखाऊंगा कोई भी चीज। सिस्टेमेटिक शब्द दिया था कैरोलस लीनियस, तो आपको ध्यान रखना है लीनियस, ठीक है। अब सिस्टेमेटिक शब्द है वो आया कहां से? सिस्टेमेटिक शब्द है वो सिस्टेमा से आया है। क्या? सिस्टेमा। और सिस्टेमा शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है? सिस्टेमा शब्द का मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था, नियमित व्यवस्था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि सिस्टेमा शब्द का अर्थ क्या है? जीवों की नियमित व्यवस्था। अब हम क्या करेंगे? सिस्टेमेटिक्स के बारे में पढ़ लेंगे कि सिस्टेमेटिक्स क्या है। सिस्टेमेटिक्स एक टैक्सोनॉमी प्लस, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड थर्ड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में क्लासिफिकेशन, और क्या हो गया? सबसे पहले हमने क्या किया? वर्गीकरण किया। उसके बाद में अपन ने क्या किया था?
सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में उसका नामकरण किया था ना, ये भी नहीं पता। वाह भाई वाह। तो टैक्सोनॉमी में 3 चीजें आ गई। अल्टीमेटली हम ये भी लिख देंगे कि टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन आ गया, उसके बाद में नोमेनक्लेचर आ गया और क्लासिफिकेशन आ गया। टैक्सोनॉमी के साथ में अगर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आ जाए, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जाति वृत्तीय संबंध, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक्स। तो सिस्टेमेटिक शब्द किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। और जब टैक्सोनॉमी है, यानी कि पहचान कर दी, नोमेनकल्चर कर दिया, वर्गीकरण कर दिया सिद्धांत और नियमों के साथ में, उनमें अगर जीवों की विविधता को जोड़ दिया जाए, जातिवर्तीय संबंध को जोड़ दिया जाए, एवोल्यूशन को जोड़ दिया जाए, यानी कि विकास को जोड़ दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? सिस्टेमेटिक्स बन जाता है। और सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमा शब्द से बना है, सिस्टेमा का मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि टोटल सिस्टेमेटिक्स आर, क्या हो जाएगा? चलिए 3 चीजें, आइडेंटिफिकेशन प्लस क्लासिफिकेशन प्लस क्लासिफिकेशन थर्ड स्टेप है, तो सेकंड स्टेप नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। दैट इज सिस्टेमेटिक। ऐसे ही कर देते क्या हम? ये लिख दे, बेस्ट रहेगा आई थिंक मेरे हिसाब से, है ना? ऐसे कर देते हैं अपन, है ना? सिस्टेमेटिक्स यहाँ पे। आज वो चल ही नहीं रहे अपने से यार। अब सही है, तो लिख दीजिए आप अभी ये वाली स्लाइड कि सिस्टेमेटिक्स है, शब्द किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। और जब टैक्सोनॉमी के साथ में जातिवर्तीय संबंध को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। लिख दीजिए ये वाली स्लाइड भी। लिख दी। तो एक चीज और लिखनी है आपको, हाँ, यहां पे लिखवा दे आपको। हाँ, एपीडी एब्डो, एपीडी कैंडोल है, उसने एक बुक लिखी थी, वो भी आप ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? इसका नाम था थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ये किसकी बुक का नाम था? एबीडी कैंडोल की। ये भी आपको याद रखनी है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन आ भी गया ऐसे ही मैच ऑफ द कॉलम में तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए हो गया। अब हम देखें जो क्लासिफिकेशन है उसमें किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या हेल्प करी है, मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे उन्होंने क्लासिफिकेशन के अंदर महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वैज्ञानिकों का योगदान, वैज्ञानिकों का योगदान।
का योगदान। पार्टिसिपेशन ऑफ साइंटिस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आए थे अरस्तु साहब, अरस्तु। सबसे पहले कौन आए, अरस्तु। बेसिकली अरस्तु जो थे ना, आपको ध्यान क्या रखना है, अरस्तु ने जो क्लासिफिकेशन दिया है ना वो खुद का नहीं है, बस एक नोट बना के लिख भी दीजिए आप, यहां पे लिख देते हैं ना, थोड़ा सा नोट बना के इधर से लिख देते हैं, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि आप नोट बना के लिख लीजिए कि डेमोक्रेटिस एक वैज्ञानिक था। यार मुझे ये वाला करना है, हाँ, डेमोक्रेटिस के वर्गीकरण को फॉलो किया, वर्गीकरण को फॉलो किया। किसने, अरस्तु ने। अरस्तु ने जो अभी हम पढ़ेंगे कि आरबीसी और अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया जीवों को, लेकिन वो एक्चुअल आइडिया किसका था, डेमोक्रेटिस का। तो उसने चुराया किसने, अरस्तु ने। मतलब ऐसे होता है देखो कि जैसे कोई आदमी काम करता है, अब बेचारे उसको खुद को पता नहीं है, वो इतना फेमस नहीं है, तो पास वाला उसकी थोड़ी जान पहचान अच्छी है, वो क्या करता है, उसका कोई कंटेंट है उसको चुरा लेता है। तो बेसिकली डेमोक्रेटिस है ना, उसने जीवों का वर्गीकरण किया था, लेकिन वो इतना नॉलेजेबल नहीं था उस समय। उसने क्या किया, इसको ही विस्तृत अध्ययन करके इसने खुद ही दे दिया। तो हम क्या करेंगे, अरस्तु ने क्या किया था, जीवों को दो भागों में डिवाइड किया। कैसे, नंबर 1, सबसे पहले तो आप अरस्तु के बारे में लिखो कि ये है फादर ऑफ बायोलॉजी। दूसरा फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। और तीसरा फादर ऑफ एंशियंट क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, पुरातन जंतु विज्ञान। पुरातन जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। तो ये 3 चीजें याद रखनी है। क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे तो भी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी पूछे तो भी अरस्तु, फादर ऑफ एंशिएंट क्लासिफिकेशन पूछे, एंशिएंट बायोलॉजी पूछे तो भी क्या है, अरस्तु है। ये चीज आप याद करो और इसको आपको लिखना है। और ये किसका पैटर्न फॉलो किया था इसने, यहां लिख, अरस्तु ने किसका पैटर्न फॉलो किया था, डेमोक्रेटिस का। ठीक है, और इसकी बुक भी याद रखो आप, बुक, तो बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि ये वाली चीजें पूछी गई है कि अरस्तु है, उसकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्योंकि अभी जैसे हमने एक और बुक का नाम देखा था, देखो किसकी, एपी डे कैंडोल की, नाम क्या था, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। तो जो मैच ऑफ द कॉलम क्वेश्चन बनाएगा, अगर आरपीएससी बनाता है तो वो क्या करेगा, जैसे एपी डे कैंडोल दे दिया, ऐसे देगा, एपी डे कैंडोल दे दिया उसने, फिर एरिस्टोटले दे दिया,
फिर लीनियस अभी हम पढ़ेंगे तो उसकी बुक का दे दिया, फिर यहाँ बुक के नाम दे देगा, तो आपको मैच करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना तो आप कर पाएंगे। तो ये वाली चीजें पूछेंगे, 100% पूछेंगे, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन है वो बेस किस बेस्ड पे रखा है इन्होंने, कि जो अरस्तु ने जीवों को दो भागों में बांटा। अरस्तु ने क्या किया, जो जीव है उनको दो भागों में बांटा। कैसे, रुधिर के रंग के आधार पे। अब रुधिर का रंग किसके आधार पे होता है, आरबीसी के आधार पे। रुधिर का रंग किसके आधार पे होता है, आरबीसी। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। उसने कहा कि जिन जीवों के अंदर आरबीसी उपस्थित है उसे उसने बोला इनेमा, और जिन जीवों में अनुपस्थित है उसे बोला उसने एनेमा। अब एनीमा एनीमा सर एक ही है, एक नहीं, अभी समझाता हूं, टेंशन मत करो। तो उसने वर्गीकरण का आधार क्या रखा, उसने जीवों के वर्गीकरण का आधार, जीवों के वर्गीकरण, अरे यार, का आधार क्या था, रुधिर का रंग। इट मीन्स अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, कि आरबीसी प्रेजेंट है या अब्सेंट है, उसके आधार पे उसने क्या किया, जीवों को दो भागों में बांटा। दो भागों में कौन कौन से, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, ये आपका ऑर्गेनिज्म है, और किसने, एरिस्टोटले, हिंदी में लिख देना अरस्तु। कौन कौन से, देखो, एक एनेइमा और एक इनेइमा, इनेमा, एनेमा और एक इनेमा। देखो कैसे याद रखना है, क्योंकि ये थोड़े से शब्द वैसे हैं कि आपको याद नहीं रहेंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, ये किसने किया था, अरस्तु, ठीक है। देखो कैसे याद रखना, ए फॉर हम क्या करते, ए आपको याद कैसे रखेगा, ए फॉर अब्सेंट। ए का मतलब अब्सेंट। अब्सेंट क्या है, आधार क्या रखा है इसने, आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति, कि जिन जीवों के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है वो उसमें लाल रुधिर वाले होंगे। तो अब्सेंस, ए फॉर अब्सेंस, इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, वैसे मतलब इसका रीजन ये नहीं है, रीजन ये नहीं है कि भाई ए फॉर अब्सेंस, नहीं, हमें याद करने के लिए बोल रहे हैं, एनेमा इनेमा। ए फॉर आपको याद रखना अब्सेंस, तो अब्सेंस ऑफ आरबीसी, कि जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होगी वो कैसे हैं, वो एनेमा है, और जिनमें प्रेजेंट है यानी कि आरबीसी उपस्थित, राइट। अब देखिए, अगर आरबीसी अब्सेंट है तो किन जीवों के अंदर आरबीसी अब्सेंट होगी, तो आपको ध्यान रखना इनवर्टिब्रेट्स, किन जीवों में, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है, अकशेरुक। अकशेरुक के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगी, आरबीसी नहीं होगी। जितने भी अकशेरुकी कौन कौन से हैं उसका भी लिख देते हैं अपन, जैसे कि स्पॉन्ज है यानी कि पोरीफेरा, पोरीफेरा हो गया। जैसे कि सिलेंट्रेट है,
सिलेंट्रेट, जैसे कि प्लेटी हेलमिंथेस है, प्लेटी हेलमिंथेस है, जैसे कि एसके हेलमिंथेस है, उसके साथ सब लिख देते हैं ना। एनेलिडा है, हिंदी में लिख देता हूं आपकी, एनेलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, और एक और रह गया है। सिलेंट्रेट के बाद में क्या आता है? टीनोफोरा। तो एक और चीज करते हैं हम कि सिलेंट्रेट के बाद में टीनोफोरा आता है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं टीनोफोरा। तो ये इसका क्लासिफिकेशन भी हो गया कि इनवर्टिब्रेट्स है ना, अकशेरुक कौन कौन से होते हैं? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। ये सीक्वेंस से भी है। और इन सभी जीवों के अंदर क्या नहीं पाई जाती है? आरबीसी आर अब्सेंट। उसे हम क्या बोले? हमने नहीं, उस समय किसने बोला? अरस्तु ने बोला। एनीमा के अंदर क्या आ गए? एनीमा के अंदर आ गए इनवर्टिब्रेट्स। इसका मतलब ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इसके अंदर क्या आएंगे? इसके अंदर आएंगे सर, क्या आएंगे सर? वर्टिब्रेट्स आएंगे। वर्टिब्रेट्स में कशेरुक आएंगे। तो सर वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से हैं? अब वर्टिब्रेट्स जैसे ही आया तो भाई साहब अरस्तु ने कहा कि एक काम करते हैं, इनको भी दो भागों में बांट दीजिए। क्यों? वर्टिब्रेट्स में भी दो होने लगे कि वो बच्चों को जन्म दे रहे हैं या फिर अंडे दे रहे हैं। तो इसने क्या किया? जो वर्टिब्रेट्स थे उनको भी इसने दो भागों में बांट दिया। वर्टिब्रेट्स को भी इसने दो भागों में बांट दिया। एक विविपेरस जरायुज और एक ओविपेरस यानी अंडज। यार इसने बोला कि वर्टिब्रेट्स है, उन सभी वर्टिब्रेट्स उनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, उनका रुधिर लाल रंग का होता है। अब इसने क्या किया? वर्टिब्रेट्स में भी ऐसे होते हैं जंतु, एक तो बच्चों को जन्म देते हैं और एक अंडे देते हैं। अब कौन कौन से अंडे देते हैं, कौन कौन से जरायुज होते हैं, वो देखिए। तो अरस्तु ने बोला कि जरायुज में आपका आता है मेमेलिया, मेमेलिया जो एनिमल हम हैं मेमेलिया वर्ग के, तो उसमें मेमेलिया के अंदर बहुत सारे क्लासेज आएगी, इसमें बहुत सारे हम पढ़ेंगे। बट मेमेलिया वर्ग के जो जंतु है ना, वो कैसे होते हैं? शिशुओं को जन्म देते हैं। अब ओविपेरस देखो, ओवम, ओवम का मतलब अंडा होता है, पेरस यानी कि देना, एग लेइंग, एग लेइंग, एग लेइंग एनिमल, एग लेइंग एनिमल जो अंडे देते हैं। अब अंडे कौन कौन से देंगे? ऑब्वियसली सीधी बात है कि मछली हो गया आपका, मछली, उभयचर, रेप्टाइल्स, सरीसृप। तो ये सब क्या है? पक्षी। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मछलियां, सारे के सारे उभयचर, सारे के सारे रेप्टाइल, सारे के सारे पक्षी वो एग लेइंग होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? हम ब्रॉडली बात कर रहे हैं। जिस समय
अरस्तु ने इसको क्लासिफाइड किया था, उस समय ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने ब्रॉडली तरीके से दो भागों में कन्वर्ट कर दिया कि भाई एक ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और दूसरे ऐसे होते हैं जो शिशुओं को जन्म देते हैं। उसने उस समय देखा कि मैमेलिया वर्ग के जितने भी जंतु हैं वो शिशुओं को जन्म देते हैं मोस्टली, और जितने ये फिशेज हैं, उभयचर है, रेप्टाइल्स है, पक्षी हैं, वो सारे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अगर हम ऐसे कहेंगे तो मछली में भी देख लो, स्कोलियोडॉन है वो जरा यूज होती है, वैसे वैसे उभयचर में भी आपको जरा यूज मिल जाएगा, रेप्टाइल्स में भी आपको जरा यूज मिल जाएगा, पक्षियों में भी जरा यूज मिल जाएगा। लेकिन ये एक ब्रॉडली क्या है, क्लासिफिकेशन है, इसलिए उसने ब्रॉडली तरीके से बोल दिया कि भाई ओविपेरस वो होते जो अंडे देते हैं, अंडे देने वालों में ये आते हैं। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑर्गेनिज्म जो जीव है उनको अरस्तु ने दो भागों में कन्वर्ट किया, एक एनीमा, एनीमा मतलब ए फॉर एब्सेंट याद रखना है, यानी कि आरबीसी एब्सेंट है और ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होती है, और इनेमा, इनेमा का मतलब होता है आरबीसी जिसके अंदर प्रेजेंट है, और आरबीसी प्रेजेंट किन में होती हैं, तो कशेरुक में। फिर भाई साहब ने क्या बोला कि हम इनको दो भागों में और कन्वर्ट कर देते हैं, दो भागों में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, एक जरायुज, जरायुज यानी कि शिशुओं को जन्म देते हैं, तो मैमेलिया वर्ग के जंतु हैं वो उसने देखा कि शिशुओं को जन्म देते हैं, और फिर ओविपेरस यानी कि एगलेइंग जो अंडे देने वाले जंतु हैं, अंडे देने वाले जंतुओं में उसने देखा कि मछलियां अंडे देती हैं, उभयचर अंडे देते हैं, रेप्टाइल्स अंडे देते हैं और पक्षी अंडे देते हैं। ये हो गया आपका अरस्तु का क्लासिफिकेशन और अरस्तु की कुछ बुक्स और अरस्तु के बारे में ये क्या क्या योगदान दिया है टैक्सोनॉमी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसको एक बार छाप लीजिएगा। लिख दिया? हो गया? चलो, तो कौन सा कलर लिया था अरस्तु में? पिंक। चलिए दूसरे साइंटिस्ट के बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और वर्गीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, दैट इज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी एग्जाम आओ, कोई भी, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे आपका सेकंड ग्रेड का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का, कैरोलस लीनियस का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा, आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से करना है कि कैरोलस लीनियस है, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकी के जनक किसको बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकी के जनक किसको बोलते हैं? कैरोलस लीनियस को। और कैरोलस लीनियस कहाँ के थे, तो आपको ध्यान रखना है, ये कैसे एक बॉटेनिस्ट थे, कैसे बॉटेनिस्ट, और कहाँ के थे? स्वीडन के थे, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बॉटनिस्ट थे और ये कहाँ के थे? स्वीडन के थे। और इनका जो पब्लिकेशन टाइम है अगर याद रखना चाहो तो 1707 से 1778 तक, ये भी याद रख सकते हो। और कैरोलस लीनियस को बोलते हैं दैट इज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक है वो कैरोलस लीनियस को बोलते हैं। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, याद करो क्या, अभी जो हमने क्लास जब पहले स्टार्ट की थी, फर्स्ट क्लास जो स्टार्ट करी है अभी, उसमें क्या बोला था कि सिस्टेमेटिक शब्द है वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। तो यहां लिख दीजिएगा, तुम बिल्कुल संकोच नहीं करना है कि सिस्टेमेटिक शब्द, सिस्टेमेटिक शब्द किसने दिया? ऐसे लिखे ना, सिस्टेमेटिक शब्द दिया।
हो गया, क्योंकि वो तो लिख ही रखा है ना। सिस्टेमेटिक शब्द किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। अब कैरोलस लीनियस के बारे में ध्यान क्या रखना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब यहां पे भी एक नोट ध्यान रखना, जैसे अरस्तु ने किसकी चुराई थी? डेमोक्रेटिस की। डेमोक्रेटिस की चुराई थी, वैसे वैसे अगर आप द्विनाम पद्धति की सर्वप्रथम, यहां पे हम एक नोट लिखते हैं, आपको नोट ये ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? एक नोट लिख रहा हूं मैं यहां। देखो क्या है ध्यान में रखना कि सर्वप्रथम, सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट, जो सबसे पहले सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति गैस्पार्ड बाहिन ने दी थी। गैस्पार्ड बाहिन ने दी। और द्विनाम पद्धति का विस्तृत वर्णन किसने किया? तो यहां पे आपको लिखना है कि विस्तृत वर्णन किसने किया था? विस्तृत वर्णन वो किया कैरोलस लीनियस ने। तो नोट क्या ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति तो किसने दी थी? गैस्पार्ड बाहिन ने। और कब दी थी? 1735 में। लेकिन द्विनाम पद्धति का विस्तृत वर्णन किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। द्विनाम पद्धति का विस्तृत वर्णन किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है। अब देखो, कैरोलस लीनियस को मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, लेकिन कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, फादर ऑफ सिस्टेमेटिक्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहां ये भी लिख सकते हैं कि इसको और क्या बोलते हैं? दैट इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स। तो यहां पे एक, हाँ, अरे यार, हाँ, सिस्टेमेटिक्स। ठीक है। तो लीनियस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ सिस्टेमेटिक्स लीनियस को बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले द्विनाम पद्धति है उसका आविष्कार नहीं किया था। गैस्पार्ड बाहिन ने सबसे पहले द्विनाम पद्धति दी थी, लेकिन उसका विस्तृत वर्णन किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था। इसीलिए जो कैरोलस लीनियस है उसने क्या कहा कि जो द्विनाम पद्धति है, तो उस द्विनाम पद्धति में कैरोलस लीनियस ने बोला कि कोई भी जीव, जितने भी जीव है, उन सभी जीवों के नाम के दो पद होते हैं। क्या? द्विनाम पद्धति यानी कि नाम के दो पद। कौन से? पहला वंश और दूसरा जाति। याद कैसे रखोगे? कि जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम तनवीर है, मान लीजिए, तो मेरे पीछे जाति क्या है? पन्नू है। तो तनवीर पन्नू, तो जाति हमेशा पीछे आती है। याद कैसे रखना? जाति पीछे आएगी, वंश पहले आएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आप अगर याद रखें तो एग्जाम्पल होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो होमो क्या है? ये वंश है, और सेपियंस क्या है? जाति। तो बस द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने क्या बोला था कि कोई भी जीव है उसके नाम में दो पद होते हैं। पहला नाम, जो पहला पद है वो वंश है, वंश को शो करता है, और जो दूसरा पद है वो जाति को शो करता है।
तो इस तरीके से उसने द्विनाम पद्धति दी। हाँ, त्रिनाम पद्धति भी है, हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने दी थी। उसने क्या किया था, हक्सले और स्ट्रिकलैंड के बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे। तो उसने क्या किया कि वंश, जाति और एक उपजाति और दे दी। तो उपजाति यहाँ आ जाएगी, जैसे होमोसेपियंस, सेपियंस और सेपियंस आ गया यहाँ, तो उपजाति हो जाएगी। तो वो स्ट्रिकलैंड और हक्सले का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, वो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, द्विनाम पद्धति का विस्तृत वर्णन किया था और उसने बताया कि कोई भी जीव है उसके एक नाम के दो पद होते हैं, पहला वंश होता है और दूसरा क्या होता है, उसका जाति होता है। ये आपको किसके बारे में ध्यान रखना है, कैरोलस लीनियस के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, इसी में लिख दें या फिर और नई ऐड कर दें, इसी में लिख देते हैं ना। चलो, अब एक और चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें सबसे ज्यादा पूछी क्या थी, एक तो द्विनाम पद्धति ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा यही पूछा जाता है, द्विनाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। जब आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो आपको कैरोलस लीनियस करना है। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि द्विनाम पद्धति सर्वप्रथम किसने दी थी, तो आपको क्या करना है, गैस्पार्ड बाई। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए कि द्विनाम पद्धति किसने दी, तो कैरोलस लीनियस है। लेकिन क्वेश्चन आए कि सबसे पहले सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति किसने दी, तो गैस्पार्ड बाई। कब दी थी, 1735 में। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कैरोलस लीनियस है, उसकी बुक भी याद रखनी है आपको। कैरोलस लीनियस की बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। तो क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमा नेचुरी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो वो किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। और सिस्टेमा नेचुरी का कौन सा एडिशन था, 10th संस्करण, 10वां एडिशन। कौन सा, 10वां, ये भी पूछा गया है। आप एक बार देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत बार पूछेगा कि जो ये बुक है कौन सा एडिशन था उसका, तो 10वां संस्करण था सिस्टेमा नेचुरी। और किसने दिया था, ये किसने लिखी थी बुक, कैरोलस लीनियस ने। और इस बुक में कितने एनिमल का क्लासिफिकेशन किया, कितने, 4236। यहां पे ये भी मैं मेंशन कर देता हूं। और कब, 1 जुलाई 1758 और 4236 एनिमल क्लासिफाइड किए थे, एनिमल का वर्गीकरण किया। ये आपका कंप्लीटली कैरोलस लीनियस के बारे में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपको, कैरोलस लीनियस के बारे में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ये आप गांठ बांध के ध्यान रख लो, क्या पूछ सकता है। क्योंकि आप अगर देखोगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा द्विनाम पद्धति, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी मिलेगा, बाकी ये मिलेगा दो पद, यानी पहला वंश और दूसरा जाति, बाकी कुछ चीजें नहीं मिलेगी। ये चीज आपको मैंने और जगह से ऐड किया है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स, ये भी ऐड किया है। सिस्टेमैटिक शब्द किसने दिया था, ये भी मैंने ऐड किया है। और सिस्टम एंड नेचर 10वां संस्करण, ये वाली चीज है वो एनसीईआरटी में, ये जो एनिमल वर्गीकरण किए थे ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि पूछ सकता है। तो कैरोलस लीनियस के बारे में आप लिख लीजिएगा जल्दी। हो गया, तीसरी साइंटिस्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, हो गया ना। चलिए, तो तीसरी साइंटिस्ट है हमारे हेनरी शांतापाउ। तो थर्ड साइंटिस्ट का नाम क्या है, दैट इज हेनरी शांतापाउ। क्या नाम है,
हेनरी शांतापाउ। हेनरी शांतापाउ कैसे थे? ये एक स्पेनिश थे, स्पेनिश। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। हेनरी क्लासी, जो हेनरी शांतापाउ है उसको बोलते हैं दैट इज फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। भारतीय वर्गीकी के जनक को बोलते हैं, भारतीय वर्गीकी जनक को बोलते हैं हेनरी शांतापाउ को। हेनरी शांतापाउ साहब ने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उनको 6 क्लासों के अंदर वर्गीकृत किया। तो 6 क्लासों के अंदर 6 क्लासेज उन्होंने बनाई जीवों की। कौन कौन सी? मछलियां, उभयचर, पक्षी, मैमेलिया, कृमि, निमेटोड। निमेटोड तो बोलते हैं ना, कृमि निमेटोड हो गया ना। कृमि इंसेक्ट, इंसेक्ट इंसेक्ट मतलब कीट, तो ये कीट लिख देते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हेनरी शांतापाउ ने जो 6 क्लासेस बनाई थी, उनमें नोट, यहां नोट लिख दे, क्योंकि देखो क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। नोट क्या लिखना है? रेप्टाइल्स नहीं, रेप्टाइल्स को वर्गीकृत नहीं किया। रेप्टाइल्स है क्या इसमें? नहीं है। तो रेप्टाइल्स नहीं है तो देखो 6 क्लासेस कौन सी? पीसीज, एम्फीबिया, बर्ड्स, मेमेलिया, वर्म्स एंड इंसेक्ट। तो 6 क्लासेस, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। हेनरी शांतापाउ दैट इज फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, स्पेनिश थे, उन्होंने 6 क्लासेस बनाई। कौन कौन सी? मछली, उभयचर, एम्फीबिया, फिशेज, रेप्टाइल्स नहीं है, क्योंकि तीसरा कड़ी आता है रेप्टाइल्स का, रेप्टाइल्स नहीं है। बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्टा और वर्म्स। वर्म्स में आता है आपका जैसे कि प्लेटी हेलमिंथेस है, एस्की हेलमिंथेस है, तो वो सारी आती है। तो हेनरी शांतापाउ के बारे में इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। लिख लीजिएगा तो जल्दी। लिख लिया? चलो आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, तो हमारा 3 हो गए ना साइंटिस्ट। चौथे साइंटिस्ट है दैट इज जोहन रे। जोहन रे ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी में भी लिख देते हैं जॉन रे। जॉन रे के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो जाति है, स्पीसीज, जाति शब्द दिया। जाति शब्द किसने दिया था? जॉन रे ने। तो जाति है क्या? दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्लासिफिकेशन की हायरार्की क्या है। सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट होती है जाति, उसके बाद वंश, फिर कुल, गण, वर्ग, संघ, उसके बाद में किंगडम। लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? क्या है? दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की सबसे
छोटी छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। ठीक है, तो जॉन रे साहब ने क्या किया था? स्पीसीज शब्द को दिया था, सबसे पहले स्पीसीज शब्द जॉन रे ने दिया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है क्लासिफिकेशन। ये वाला लेते हैं, मेन्यू कहाँ गया? ठीक है, इनकी बुक का नाम वो याद रखना है, हिस्टोरिया जनरेलिस प्लांटेरम। इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया जनरेलिस प्लांटेरम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में? जॉन रे साहब के बारे में, कि ये जाति सब, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगी ना वो मैं बहुत ज्यादा ही, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा यही जाता है। हो सकता है ये इसकी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम बुक के बारे में भी पूछ ले, लेकिन मोस्टली जो पूछा गया है किसके बारे में पूछा गया है कि स्पीसीज शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? जॉन रे साहब ने दिया था। यहां पे अगर नोट बना के ये भी लिखें तो वो भी लिख सकते हो कि जैविक अवधारणा है, जाति जैविक अवधारणा, जाति की जैविक अवधारणा। एक काम करते हैं ना, इसको मैं इसमें ऐड करता हूं, किसमें? जो कैरोलस लीनियस पढ़ा, सॉरी अरस्तु पढ़ा था, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये अरस्तु ने दिया था ना, तो यहां पे मैं एक चीज ऐड करता हूं कि ये यहां कर देता हूं ना, जाति की जैविक अवधारणा, जाति जैविक अवधारणा किसने दी थी? अरस्तु ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से थोड़ा एक ही साथ होगा तो इजीली आपको याद होगा कि जाति की जैविक अवधारणा किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी। ठीक है, चलो अब हम इसी के अंदर ऐड कर देता हूं ना मैं, क्या रह गए हैं? स्टोरर और यूसिंगर। आप नाम भी नहीं सुने होंगे इनके तो, और ज्यादा ये खास भी नहीं है। इन्होंने क्या किया था? एनिमल का क्लासिफिकेशन किया, 31 वर्ग बनाए, बड़े बड़े वर्ग बनाए, 10 मेजर थे और बाकी 21 थे वो माइनर थे। तो इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती नहीं है। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, कब किया था? 1955 में किया था। इन्होंने 1955 में क्लासिफिकेशन किया था, और इसमें जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम को इसने क्लासिफाइड किया था। किसने? स्टोरर और यूसिंगर ने। और एनिमल जो किंगडम है उन्होंने क्या किया था? टोटल कितने फाइलम बनाए? तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, 31 फाइलम बनाए, और उनमें 10 और 21 ये तो थे मेजर और ये थे माइनर। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। और मेजर में भी अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, नहीं प्रोटोजोआ, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस, उसके बाद में एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटा, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स प्लस कॉर्डेट्स, वो 10 मेजर फाइलम थे। किसके अकॉर्डिंग? स्टोरर और यूसिंगर के अकॉर्डिंग। राइट, ये आपका हो गया किसके बारे में? जो वैज्ञानिकों का एक योगदान है उनके बारे में। बाकी हम कल कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कल, आज इतना ही काफी है, क्योंकि इन चीजों के बारे में तुम अच्छे से डीपली स्टडी करें।
कि भाई क्या क्या चीज हो गई आज। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन भी करवा लेता हूँ, बहुत स्पीडली करवा लेता हूँ। कि सबसे पहले हमने सॉरी सबसे पहले हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी। कि सबसे पहले टैक्सोनॉमी है वो शब्द किसने दिया था? एपीडी कैंडोल ने दिया था। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जीवों की पहचान करना, उसके बाद में उसका नोमेनकल्चर करना, उसके बाद में उसका वर्गीकरण कर देना, किसकी? सिद्धांत और प्रिंसिपल्स की हेल्प से। उसके बाद में हमने देखा कि जो सिस्टेमेटिक्स है, सिस्टेमेटिक्स क्या है? टैक्सोनॉमी प्लस जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक शब्द लेनियस ने दिया था और सिस्टेमा का मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। उसके बाद में हमने पढ़ा वैज्ञानिकों योगदान। वैज्ञानिकों के योगदान में सबसे पहले हमने अरस्तु साहब के बारे में पढ़ा। अरस्तु साहब को बोलते हैं दैट इज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एंशिएंट क्लासिफिकेशन। आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो अब्सेंस ऑफ आरबीसी एंड प्रेजेंस ऑफ आरबीसी के बेस्ड भी किया था, यानी कि रुधिर का रंग किस तरीके का है, द कलर ऑफ ब्लड। इसलिए लेकिन ये आइडिया उनका नहीं था, वो डेमोक्रेटिस का आइडिया था। इन्होंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जिनमें आरबीसी होती है वो इनेमा कहलाते हैं। इनेमा में सारे के सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो आते हैं। उसके बाद में जो एनीमा होता है इसका मतलब अब्सेंस ऑफ आरबीसी, इसका मतलब उनका रुधिर रंग लाल नहीं होता है। और इनमें आते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में पोरीफेरा से इकाई नोडोमीटर तक सारे के सारे आते हैं। उसके बाद में ये देखा कि उनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया और जाति जैविक अवधारणा किसने दी थी? अरस्तु साहब ने दी थी। और जीवों के वर्गीकरण का आधार इसने क्या रख दिया था? रंग का, रुधिर कैसा है कैसा नहीं है, ये भी हमने अभी डिस्कशन हो गया। फिर कैरोलस लीनियस साहब आ गए। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था? सिस्टेमेटिक शब्द भी दिया था और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ सिस्टेमेटिक्स भी कैरोलस लीनियस साहब को बोलते हैं। और कैरोलस लीनियस को दैट इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, या टैक्सोनॉमी भी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हो आप, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हो और टैक्सोनॉमी भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि द्विनाम पद्धति सर्वप्रथम तो गैस्पार्ड वाहिन ने दी थी, लेकिन उसका विस्तृत अध्ययन कैरोलस लीनियस ने किया था। और उसने बताया, कैरोलस लीनियस साहब ने बताया कि भाई किसी भी जीव का नाम है वो उनमें दो पद होते हैं, पहला वंश होता है और उनके पीछे जो लगती हैं वो जाति होती हैं। वैसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा है कि होमोसेपियंस है तो होमोसेपियंस है, उनमें होमो जाति है, सेपियंस क्या है उसका होमो वंश है और सेपियंस उसकी जाति है। और फिर हमने देखा कि उनके एक पुस्तक थी, बहुत फेमस पुस्तक थी और कब उन्होंने पब्लिश करी थी? 1 जुलाई 1758 के अंदर सिस्टेमा नेचुरी नाम था। 10th एडिशन उसका बहुत फेमस हुआ था और 4236 एनिमल का वर्गीकरण किया था। और ये एक बॉटनिस्ट थे और स्वीडन के रहने वाले थे। ओके डन। उसके बाद में हमने देखा हेनरी सांतापाउ के बारे में। हेनरी सांतापाउ एक स्पेनिश थे, दैट इज इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, यानी कि भारतीय वर्गी की जनक हम हेनरी सांतापाउ को बोलते हैं। इन्होंने 6 क्लासेस में जीवों का वर्गीकरण किया। उसके अंदर आपका आता है फिशेज आ गई, एम्फीबिया आ गया, रेप्टाइल्स नहीं आएंगे। उसके बाद में मैमेलिया, बर्ड्स और कृमि यानी वर्म्स। यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि दैट इज इंसेक्टा, ये आपका हो गया वर्म्स, ये आपका मैमेलिया, ये तो मैमेलिया है ही वैसे, ये आपका बर्ड्स और ये एम्फीबिया और एक स्पीशीज। ठीक है। फिर हमने देखा जॉनरे के बारे में। जॉनरे साहब के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जाति शब्द है वो सबसे पहले जॉनरे ने दिया था। और जाति क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण है उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई है वो क्या है? जाति है। फिर हमने देखा कि उनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम और स्टोरर और यूसिंगर का क्लासिफिकेशन देखा, जिन्होंने 1955 में एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया और उसने मेजरली और माइनरली 10 मेजर और 21 माइनर फाइलम में कन्वर्ट किया, किनको? जीवों को। और इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का यूं ही प्यार बना रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और
अभी इसके बारे में भी 2 क्लास हो जाएगी, उसके बाद में 2 या 3 क्लास होगी, तो फिर मैं इनका थोड़ा डीपीपी भी देखेंगे, अपन पीवाईक्यू भी देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। और आपको जितना पढ़ा रहे हैं उसको कंठस्थ याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप टेंशन फ्री होके करिए। जो पढ़ाया है आप एक बार बुक देखिए, आपके पास अगर कोई भी बुक है, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड के हैं तो ऑब्वियसली सीधी बात है बुक तो पढ़ते ही होंगे। कोई भी बुक है एक बार बुक देखिए, पता लग जाएगा कि इससे अंदर कितना है बाहर कितना है। बुक देखना आप आराम से। मैं ये नहीं कहता कि भाई केवल यही पढ़ना है, नहीं, आपको एक बार यकीन होना जरूरी है कि भाई ये वाली चीज ही इनफ है। और 100% करने की कोशिश मत करो तुम, जितना तुम्हारे पास है उसको अच्छा करने की कोशिश करो, उसमें एक्यूरेसी लाने की कोशिश करनी है अपने को। तो क्योंकि लास्ट में आपको इतना कंटेंट रखना है कि आप रिवीजन कर सके, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो आपके पास में कितना भी भंडार होगा आप कुछ नहीं कर सकते। आपका सिली मिस्टेक से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और ढेर सारा अपने खुद से प्यार करिए और किताबों के अंदर लीन हो जाइए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।